वाह, क्या आईपीओ है। तो चलिए इस सेगमेंट की शुरुआत करें। उसमें शुरुआत करेंगे हम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आज एक आईपीओ खुला है। वैसे तो दो आईपीओ खुले हैं। एक आईपीओ जो खुला है उसका नाम है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट। पहले थोड़े इसके डिटेल्स बताता हूँ, फिर मैनेजमेंट के पास भी चलेंगे। 5 तारीख यानी आज से ये आईपीओ खुला है, 7 तारीख तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो आप देख पा रहे हैं, वो है 95 रुपये से 100 रुपये का। 4,800 करोड़ रुपये का ये इशू है, जो पूरा ये रकम रेज करना चाहते हैं। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू है, यानी कि पूरी रकम कंपनी के पास जाएगी, कोई ओएफएस का पार्ट नहीं है। अच्छी बात यह है कि 2,820 करोड़ रुपए 4,800 करोड़ में से ऑलरेडी ये रेस कर चुके हैं, जिसमें 1,620 करोड़ रुपए की रकम आई है इनके पास एंकर निवेशकों से, और दिग्गज निवेशकों को कुछ 1,200 करोड़ रुपए का एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन भी किया गया है। 150 शेयरों का लॉट साइज है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो है वो है 15,000 रुपये का। 12 अगस्त को अलॉटमेंट होगा और 18 अगस्त को इसकी लिस्टिंग संभावित है। चलिए अब इनके मैनेजमेंट से रूबरू होते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। हमारे साथ शिरीष गोडपोले जी, जो कि इसके सीईओ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ कैसर परवेज जी हमारे साथ शामिल हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शिरीष गोडपोले जी भी जुड़ जाएंगे, ये कंपनी के सीओओ हैं। तो मिस्टर परवेज, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेलकम टू मनी 9 सर। थैंक यू सर। पहले तो सर आपको बहुत शुभकामनाएं इस आईपीओ के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस तरह का आपने एंकर बुक क्लोज किया है, और स्पेशली जो आपने एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन भी किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए, नंबर्स अपने आप में बोल रहे हैं कि किस तरह का रिस्पांस या किस तरह का उत्साह इस आईपीओ को लेकर है, खासतौर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। 4,800 करोड़ रुपये आप रेज करना चाहते हैं, उसमें से 2,820 करोड़ रुपये ऑलरेडी आप रेज कर चुके हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, थोड़ा अगर मैं आपका बिजनेस मॉडल समझ सकूँ कि रीट क्या होते हैं, क्योंकि यू नो द फर्स्ट वन टू लिस्ट ऑन इंडियन बोर्सेस। पहले भी 3 कंपनियां हैं, जिसमें एम्बेसी है, माइंडस्पेस है और ब्रुकफील्ड के नाम है, जो कि ऑलरेडी रीट के रूप में इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड हैं। तो सर, आप चौथी वो कंपनी होंगे रीट के रूप में जो कि भारतीय बाजारों में लिस्ट होंगे। तो अगर आप थोड़ा बता पाएँ सर, ये पहले से जो 3 कंपनियां लिस्टेड हैं उससे आप किस तरह से अलग हैं, आप अपने आप को, अपने बिजनेस मॉडल को कैसे डिफाइन करेंगे? So Sandeep ji, REIT basically stands for Real Estate Investment Trust, and this is the 4th REIT in the country. And essentially इसका डिफरेंस ये है कि बहुत सारी जो क्वालिटी ग्रेड ए एसेट्स इंडिया में है, उनको हम लीज करते हैं टू ग्रेड ए टेनेंट्स, एंड वॉट एवर वी कलेक्ट एज रेंट इज वॉट वी डिस्ट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टर्स। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो दिस इज अ लॉट लाइक म्यूचुअल फंड, where people become unit holders of the mutual fund. Similarly, in a REIT, essentially people buy shares and become unit holders of a commercial property. REIT जैसे देखा जाए, REIT is the most sophisticated and the simplest way of real estate को own करने के लिए, एंड दैट टू क्वालिटी रियल एस्टेट। आज अगर आप जाएं, आप अगर कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदेंगे, देन यू विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीजिंग द एसेट, मेंटेनिंग द एसेट। व्हेन द ऑक्यूपायर लीव, जब ऑक्यूपायर छोड़ जाएगा, देन उसको फिर से रीलीज करने की भी जिम्मेदारी आपके पास होगी। बट रीट में क्या होता है, यू हैव अ प्रोफेशनल टीम who will run the whole services of managing the building, leasing the building, releasing the building, and you end up getting the whole proposition of owning commercial real estate at institutional experience and institutional pricing. Coming back to the point कि हम बाकी रीट से अलग कैसे हैं, हम बाकी रीट से कई मामलात में अलग हैं। नंबर 1, हमारी ऑक्यूपेंसी विच इज अ की ऑपरेटिंग मेट्रिक is 91%, which is one of the highest. Number 2, we are the most diversified, geographically diversified REIT in the country. And why I say that is because हमारी REIT 29 assets के साथ 6 cities में present है, but उन 6 cities में भी हम maximum 3 cities में present है। 96% of our value is present in 3 cities, Hyderabad, Bangalore and Mumbai. And the good thing is that ये 3 सिटी जो है, maximum office leasing transaction in the country happens in these 3 cities, and we have a sizable presence. 1/3 of our value, 31%, 32% of our value is present in Hyderabad. Similar value is present in Bangalore, and a similar value is present in Mumbai. So we have a very balanced portfolio.
Number three is a big reason is हमारे REIT में we have a very city center portfolio, which is when I say city center, front office portfolio, where Mumbai as a big scale city center किसी और REIT में नहीं है. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रीट में SEZ की कंपोनेंट बहुत कम है. हमारे रीट में सिर्फ 15% SEZ है, which is essentially 2 SEZs only with 90% occupancy. And generally in the last 3-4 सालों में जितने भी ऑफिस डिमांड हो रही है वो मैक्सिमम ऑफिस डिमांड इज कमिंग फ्रॉम द नॉन SEZ स्पेस. सो चूंकि हमारे पास कम SEZ है एंड वो भी 90% occupied है, so our appeal to the larger section of occupiers is quite broader and universal. So these are 3-4 reasons. So we are truly balanced in our diversity of locations and equally balanced in our diversity of occupiers. ठीक है, परफेक्ट है. चलिए, इस बीच हमारे साथ कंपनी के CEO शिरीष गोडबोले जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. बहुत स्वागत है सर आपका. वेलकम टू मनी 9. थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सर. तो आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आप किस बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, कैसे आप डिफरेंट है, जो ऑलरेडी 3 लिस्टेड रीट्स हमारे देश में ऑलरेडी हैं, तो उससे आप कैसे अलग हैं. सर, मुझे अगर आप अपना टेनेंट मिक्स बता पाएँ कि आपका जो टेनेंट मिक्स है उसमें जो ग्लोबल MNCs हैं उनका शेयर कितना है vis-a-vis इंडियन फर्म्स, क्या बैलेंस लेकर आप चल रहे हैं? सो हमारा डिवर्सिफिकेशन टेनेंट्स में बहुत अच्छा है. 450 प्लस टेनेंट है, 20 प्लस सेक्टर है, और MNC का हिसाब हो तो 76% MNC है और 45% यानी 45% है GCC. GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. ये आजकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्रोनिम है और काफ़ी टेनेंट जो GCC इंडिया में बना रहे हैं वो हमारे पास है. सो JP मॉर्गन का नाम ले लो, गोल्डमन सैक्स का नाम ले लो, नोवार्टिस का नाम ले लो, सिस्को का नाम ले लो, गूगल का नाम ले लो. इस तरह के टेनेंट है. और सिर्फ टेक्नोलॉजी के टेनेंट नहीं है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री में भी, बैंकिंग जैसे मैंने कहा, फार्मास्यूटिकल जैसे मैंने कहा, और भी बाकी बहुत बहुत तरीके के टेनेंट हमारे पास है. जैसे कैसर बता रहे थे, हमारे पास ये फ्रंट ऑफिस टेनेंसी भी बहुत है. फ्रंट ऑफिस यानी सिटी में जो बिल्डिंग होती है जैसे BKC, लोअर परेल वगैरह, तो वहाँ के टेनेंट अलग होते हैं. ये टेक या GCC टेनेंट नहीं होते. तो वहाँ के भी जैसे आदित्य बिरला ले लो, आप HDFC बैंक ले लो, इस तरह के टेनेंट भी हमारे पास बहुत है. सो इंडियन डोमेस्टिक टेनेंट्स भी है, MNC टेनेंट भी है, जैसे मैंने कहा 76%, जिसमें से 45% है GCC टेनेंट. सर, मुझे एक चीज़ और बताइए मिस्टर गोडबोले कि आप स्पेसिफिकली ये जो नॉलेज पार्क्स हैं या फिर जो ऑफिस सेगमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, फिर ज़्यादा आपकी टारगेटिंग है. कोई स्पेशल रीज़न सर फॉर टारगेटिंग दीज 2 सेगमेंट या दिस सेगमेंट ओनली? जैसे मैंने कहा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में काफ़ी आ रहे हैं. और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में टैलेंट सबसे ज़्यादा है. स्किल सेट जो हमारे पास है देश में है अक्रॉस द कंट्री, जो प्राइस पे अवेलेबल है वो विदेश के हिसाब से बहुत ही चीप है. और इसलिए बाहर के बहुत टेनेंट्स, बहुत कॉरपोरेशंस इंडिया में आके इस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑफिस. और पुराने ज़माने में इंडिया आउटसोर्सिंग या KPO नाम से काफ़ी हमारे पास जगह थी, लेकिन आजकल काफ़ी चेंज हो गया है. सो ये जो GCC है वो हाई वैल्यू ऐड यानी रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, मिडिल ऑफिस जॉब्स, रियली वर्किंग एट अ हायर लेवल. सो इस तरह की जॉब्स इंडिया में आ रही है. और ये टाइप की जॉब, स्किल सेट जो इसके लिए चाहिए हमारे पास है, उसके हिसाब से विदेश में इतने लोग हैं नहीं और इतने प्राइस में भी नहीं है. इसलिए तरक्की हो रही है. और दैट इज वाई वी आर एमिंग फॉर दिस काइंड ऑफ टेनेंट. और ये जो टेनेंट है मोस्टली साउथ इंडिया में काफ़ी जा रहे हैं और NCR में काफ़ी जा रहे हैं. हमारे पास बैंगलोर, जैसे कैसर ने कहा, बैंगलोर, हैदराबाद में बहुत स्पेस है टारगेटेड टुवर्ड्स GCCs. तो हम इसलिए इसके पीछे लगे हुए हैं. मिस्टर परवेज, अगर आप मुझे थोड़ा आपके जो करंट ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं अक्रॉस योर प्रॉपर्टीज, थोड़ा अगर उसके बारे में बता सकें, और कोविड के बाद से हाउ हैज़ बिन द सिचुएशन, ये कैसे ट्रेंड किया है, अगर आप थोड़ा उसका भी आइडिया दे सकें. I'll take a step back, Sandeep ji. In fact, COVID के बाद 2019 was really the सबसे highest ऊंचाई वाला
मोमेंट था जब इंडियन लीजिंग वेंट टू 66 मिलियन, and then 2020 happened and 2021 happened and Indian leasing market actually nosedived. But उसके बाद क्या हुआ कि 2022 से each year Indian leasing has been crossing the record of the last year. So each year एक नई रिकॉर्ड बनी है. In fact, last year 2024 was the year, the strongest year, सबसे मजबूत ईयर थी लीजिंग के लिए. 79 million square foot लीज आउट हुई है, which is 16% year-on-year growth over the last 3 years. In that situation, संदीप जी, हमारी ऑक्यूपेंसी 91.4% है. हमारी ऑक्यूपेंसी सितंबर में 89% थी, दिसंबर में 90% थी, मार्च 2025 में 91.4%. So over the last 6 months alone, हमने 1.6 million square foot की लीजिंग की है, and over the last 3 years हमने 16 से 17 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग की है. सो वी इनफैक्ट अक्रॉस ऑल द रीट्स हमारी ऑक्यूपेंसी बाकियों से काफी बेहतर है. ठीक है. मिस्टर गोडबोले, ये जो सिनेरियो अभी हमें मिस्टर परवेज बता रहे थे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? ये जो रेंटल यील्ड्स हैं या फिर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सर? सो हम डिविडेंड देते हैं हर क्वार्टर एंड वी हैव एनएवी अप्रिसिएशन. तो हमारे पास 2 टाइप के रिटर्न है, एक फिक्स्ड रिटर्न है और एक कैपिटल अप्रिसिएशन रिटर्न है. दोनों मिला के मिड टीन्स का रिटर्न इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर शेयर होल्डर्स. सो हम देंगे 7.2% है हमारा स्टेबलाइज्ड डिविडेंड यील्ड, जो 7.7 पे जाता है, उसके बाद 8.2 पे जाता है. तो इस तरह का फिक्स्ड रिटर्न होगा. उसके ऊपर हमें अपेक्षा है कि ये हमारा एनएवी बढ़ेगा, क्योंकि ऑफिस मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास ग्रोथ के लिए काफ़ी जगह है, और दोनों मिला के हमारा एनएवी अप्रिशिएट होगा. तो अगर एनएवी अप्रिशिएट होगा तो वो 7-8% का इंक्रीज होगा, प्लस ये जो डिविडेंड यील्ड है, दोनों मिला के मिड टीन्स का रिटर्न इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग. ठीक है. मिस्टर परवेज, कोई पाइपलाइन सर एक्विजिशंस को लेकर या फिर कोई न्यू जो नॉलेज एसेट्स हैं, जो नए आपके जीसीसी सेंटर्स हैं, उसको लेकर कोई डेवलपमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है? नो संदीप जी, आई थिंक ऑन द एक्विजिशन साइड अगेन बाकी रीट के कंपैरिजन में हमारी जो फिलॉसफी है काफी एग्रेसिव है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो इसलिए भी एग्रेसिव है बिकॉज हमारी जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू है, वो सबसे कम है, विच इज ओनली 19% ऑफ आवर टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट्स. बट उससे भी बड़ी बात यह है कि नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट इज द ओनली रीट इन द कंट्री जो ब्रांड न्यूट्रल है, जो कि ना ही सत्वा ग्रुप के नाम को लेकी है, ना ही ब्लैकस्टोन के नाम को रिप्रेजेंट करती है. इट्स अ ब्रांड न्यूट्रल ग्रुप, एंड विद दिस ब्रांडिंग हमें ऐसा लगता है कि दिस हैज अ मैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है हमें टू यूज आवर लो लेवरेज एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर ब्रांड टू अक्वायर न्यूअर एसेट्स. हम जिस तरीके से देखते हैं, वी विल कंटिन्यू टू फोकस इन आवर कोर मार्केट्स, विच इज ऑब्वियसली हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, एनसीआर एंड सो ऑन. बट हमारे लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही सिटी होनी चाहिए, सही माइक्रो मार्केट होनी चाहिए और सही एसेट होनी चाहिए. एज लॉन्ग एज ये 3 चीजें हैं, with low LTV and branding flexibility, I think we are very well positioned. ठीक है. मिस्टर गोडबोले, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा. सर, 2 मेन ट्रेंड्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं. एक तो है वर्क फ्रॉम होम, और दूसरा ग्लोबल स्लो डाउन की अगर आप बात करें, ग्लोबली जो इकोनॉमीज हैं उसमें स्लो डाउन साफ तौर पे देखने को मिला है. तो ये जो दोनों रिस्क हैं आपके बिजनेस के लिए, हाउ आर यू मिटिगेटिंग दीज काइंड ऑफ रिस्क? सो वर्क फ्रॉम होम 20-21 इवन अर्ली 22 में तो डेफिनेटली इशू था, लेकिन अगर आप देखिए इंडिया में तो वर्क फ्रॉम होम इज नो लॉन्गर एन इशू, राइट? पीपल आर रियली कमिंग टू वर्क. देयर इज नो इशू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीपल इनटू द ऑफिसेज. सो देयरफॉर this is work from home is more of a phenomena, more of an issue in the western markets. In the Indian markets कम issue है, नंबर 1. और दूसरा सवाल आपका था किसके बारे में? आपने बोला कि स्लो डाउन. हाँ, तो अगेन आई लुक एट इट एक्चुअली द ऑपोजिट. मेरे हिसाब से तो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है. द रेट्स हैव कम डाउन, और जैसे आप रेट नीचे लाते हो वैसे बिजनेस में तरक्की होती है. आई एक्सपेक्ट सेकेंड हाफ
and actually also next year economy to do very well in India. So when you combine के GCC जैसे मैंने कहा इंडिया में आ रहे हैं प्लस इंडिया की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो दोनों अगर आप पीछे देखें तो हम हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा टेलविंड है। और अगर आप देखें लीसिंग जैसे हो रहा है, कैसर बता रहे थे कि 22 में काफ़ी स्लो था, लेकिन 23, 24, 25 अगर आप लेंगे तो लीसिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है। और इवन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में आपने देखा होगा कि इंडिया में ऑफिस लीसिंग बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। We are very optimistic and looking forward to the next few years actually, and not worried about a slowdown and not worried about a work from home. चलिए सर, इसी पॉजिटिव नोट पर बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर गोडबोले एंड मिस्टर परवेज, दोनों का ही बहुत धन्यवाद आपका। एंड आप दोनों को ही सर इस आईपीओ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो निवेशक हैं वो भारी मात्रा में आपके आईपीओ को सब्सक्राइब करें, बहुत सफलता मिले और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन भी ये निवेशकों को कमा के दे। बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय महीना देने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, ये थे नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे कि क्या उनका कहना है, किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आएंगे और कैसे ये कंपनी अलग है जो बाकी 3 रीट्स ऑलरेडी इंडिया में लिस्टेड हैं उनके मुकाबले में। चलिए, इसके ऊपर एक राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी हैं ही हैं, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ। उनके पास चलते हैं। सर, आप मैनेजमेंट को सुन भी रहे थे, बाकी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। ये चौथी ऐसी कंपनी है रीट स्पेस में देखा जाए जो कि भारत में लिस्ट होने जा रही है। तो सर, अगर आपने इसके बारे में थोड़ी स्टडी की हो, थोड़ा अगर आप गाइड कर पाएँ कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर गोडबोले जी को एंड आई थिंक क्या नाम थे, परवेज जी, तो उनको बहुत ही शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। एंड संदीप जी, ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट आई वुड प्रेफर टू रिफ्रेन फ्रॉम द कमेंटिंग अंटिल आई हैव प्रॉपर रिसर्च इन दिस कंपनी। सो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए, कोई बात नहीं सर, लेकिन आपको बता दें कि चौथा ऐसा रीट स्पेस में ये कंपनी है जो कि आ रही है। और इनफैक्ट जिस तरह के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं एंकर एलोकेशन को लेकर, एंकर निवेशक जिस तरह के आए हैं और एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन भी किया है इन्होंने, वो नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग है। तो उसमें नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हुए नज़र आए हैं, जिसमें झुंझुनवाला ट्रस्ट का नाम भी सामने आया है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है एंकर निवेशक के रूप में।